पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नादीदा मंजरों को अगर चाहें देखना तो अपनी ही जात से कोई पर्दा उठाइए, बारे जहां उठाइए तन्हा उठाइए, ये बोझ आपसे नहीं उठता उठाइए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बसहत सलामत रखे, आपकी कोशिशें रंग लाएं और आपकी काविशों का आपको समर मिले। हमारी लबों पर तो हमेशा आप सभी लोगों के लिए यही दुआ रहती है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आप जब अपने अजीज़ व अकारिब के लिए दुआ करते हैं तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपडेटेड रहना है, अपग्रेडेड रहना है, तो दिन ब दिन मालूमात में और इल्म में इजाफ़ा करते रहिए। ये तो खैर एक पहलू है, लेकिन बहुत सारे माहिरीन ये भी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हमें, जहाँ पे हम एक तरफ से एडिशन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ों को सबट्रैक्ट भी करना चाहिए। जैसे मनफी सोच, मनफी तासुरात, लोगों का बेजा क्रिटिसिज्म, तनकीद, जो उससे हमारी नफ्सियात पे असर होता है, वो काफ़ी मनफी असर होता है। और वो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैरों में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो जो इस तरह की हाइल रुकावटें हमारी ज़िंदगी में हैं, उनको हमें सबट्रैक्ट करते रहना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। प्रोग्राम को आप जानते हैं कि दो मेज़बान प्रेजेंट करते हैं। आज मैं रहूँगा काजी मोहम्मद अमार आपके साथ, और मेरे साथ रहेंगे मेरे दोस्त माजिदुल खैर नंदा। माजिद, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। नाज़रीन, आप सबको मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। दूरदर्शन के श्रीनगर स्टूडियो से हम हर रोज़ की तरह आज भी 8 बजे लेकर आए आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। अमार भाई, जैसे आप कह रहे थे कि और मुझे अपने एक उस्ताद की बात याद आ गई कि मैं एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो कहते थे हमेशा कि जब आप एग्जाम में बैठते हो कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू रीड, व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट नॉट टू रीड। सही तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबक ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है। बिल्कुल कोई चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में जिनको वी हैव टू लेट गो। तब जाके हमारी जो ज़िंदगी का कारवां है, जो शो है हमारी ज़िंदगी का, आगे बढ़ता वो आराम से और अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। जी सही बात है। पहले अपडेट से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। आज चूँकि थोड़े से लोग परेशान हुए हैं, कह रहे सितंबर में अनयूजुअल सा सितंबर है, इतनी गर्मी नहीं होती थी। आज जो महकमे मौसमियात से पेशन गोई हैं, जो श्रीनगर में दर्जा हरारत है, आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ शहराओं की बात करेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पर कुछ टाइमिंग्स हैं, जो शेड्यूल हैं आज ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की तरफ से 6 से 11:30 बजे तक गाड़ियों को मीना मार्ग से श्रीनगर चलने की इजाज़त होगी, और दोपहर में 1:30 बजे से शाम 7 बजे तक गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल चलने की इजाज़त होगी। तारीखी मुगल रोड पर भी आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की
इजाज़त दी गई है। मज़ीद अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, आपके जो टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर राबिता करें, या जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एक्स यानी ट्विटर, उस पर जाकर अपडेट चेक करें और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया माजिद इन अपडेट्स के लिए। और जैसे कि हम हर दिन की अहमियत के हवाले से आपको मुतल्ला करते हैं, आज भी जब हम देख रहे थे तो दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ का रिवर्स डे था, दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। तो मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आया। वो कहते हैं कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। आप जब देखते हैं हिस्ट्री में ह्यूमन सिविलाइजेशंस का आगाज़ जो है इन्हीं दरिया के किनारों पे हुआ है, लेकिन अब नौबत आ गई है कि आप देखिए इन दरियाओं को कितना हमने आलूदा कर दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। इन दरियाओं में जो हैबिटेट होता है, जो मस्कन होता है बहुत सारे मखलूक़ात का, जो ज़ेर आब होते हैं, तो उनके हैबिटेट को भी हमने डैमेज कर दिया है। दरियाओं की अहमियत अगर हम देखें तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। इतनी सारी इम्पोर्टेंस है, इतनी सारी अहमियत और इफ़ादियत है इन दरियाओं की, लेकिन मुझे लगता है इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जितना संजीदगी से हमें सोचना चाहिए शायद नहीं सोचते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब हम ऐसी बात करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मैं कहता हूँ कि ह्यूमन लाइफ की जो बेसिक सर्वाइवल है वो पानी पे ही है। अगर हम इन ज़खायर का, आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो सर्वाइवल है उस पर थ्रेट आ जा सकता है। और बहुत हद तक आप देखिए ये जो दरिया हैं ये खामोशी से बहते रहते हैं, और आप जो मज़ालिम इन पे ढाते हैं वो सहते रहते हैं, लेकिन जब खुदा न खास्ता ये जलाल में आते हैं तो फिर आपने देखा कि किस तरह का कहर बर्पा करते हैं। 2014 में हमने देखा कि वो जो सैलाबी सूरत हाल उमड़ के आई, उससे आपने देखा कि कितनी तबाही हुई। यूं भी अल्लाह ताला ने हमें जो कुदरती ज़खायर से माला माल रखा था, आबी ज़खायर भी उसमें एक बहुत ही अहम कड़ी थी, लेकिन जिस तरह से संजीदगी से हमें सोचना चाहिए, और आगे जाके जो कयास आराई हो रही है, माहौलियाती एक्सपर्ट्स जो हैं, माहिरीन जो हैं, वो कह रहे हैं कि पानी की किल्लत बहुत सताएगी इंसानी आबादियों को, चाहे वो कहीं भी हो। तो बार बार हम प्रोग्राम में इसका तज़किरा करते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा आगाह हो जाएं। एक तो हम अपने कंजप्शन को भी कम करें, वो क्या कहते हैं, बहुत दूर की बात है, हम तो ये कहते हैं कि आप ज़ाया पानी ना करें, जितना कंजप्शन हो रहा है होने दीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए पानी, लेकिन पानी को ज़ाया ना होने दें। और दूसरा ये कि अगर कंजप्शन में भी आप कुछ कमी कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि ये पानी जो है आगे जो जनरेशन्स हमारी आने वाली हैं उनके लिए भी बिल्कुल रहे। और एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई ड्रग कीमती होता तो वो पानी होता। क्या बात। तो ये अमृत है, इसको अमृत समझ के ही इसकी जो हिफाजत है वो हम पर जिम्मेदारी है। मुझे मुहिब आरफी साहब का एक शेर याद है, वो कहते हैं कि रवानी तो थी उसमें पानी नहीं था, रवानी तो थी उसमें पानी नहीं था, हुआ गर्क जिसको मैं दरिया समझ कर। तो ऐसा ना हो कि रवानी हो और पानी ना हो हमारी दरियाओं में। खैर ये तो एक बहुत ही बड़ा शेर है, मेटाफिजिकल शेर है, इसके बहुत सारे मानी हैं, लेकिन एक ये भी है कि दरियाओं में हमारी पानी रहे तो आसपास हरियाली भी रहेगी, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। तो खैर ये आज के दिन की अहमियत और इफ़ादियत के हवाले से कुछ बातें हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आप इन बातों पे अमल पैरा होंगे, हम सबको होना चाहिए। आप को इंतज़ार रहता है कि मौसीकी की कौन सी सौगात प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक पहुँचाएँगे। यम अब्दुलरशीद हाफिज़ साहब तो तिहंज़ पार्टी तिहंद दहरी बोझ यम अख फोक सॉन्ग पेश करान, वलियो वुछो तो बोजो महजूज सब्दो अम बर्ड से तम पत करो मुलाकात पन्निस मेहमानस से। तो रिजोशा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हाय विस्मतस कोनाजो आजियाना, हाय विस्मतस कोनाजो आजियाना, आलस करे मसो किसी के नहीं चलाना, हाय विस्मतस कोनाजो आजियाना, तेली खोस कदम बूद गसनै तस्त में खजान, तेली खोस कदम बूद गसनै तस्त में खजान, तेली खोस कदम बूद गसनै तस्त में खजान, अदल दुन जन्नत ताब जहन्नम बे बुत खाने, हाय विस्मतस कोनाजो आजियाना,
Adlodun cennet sabu cehennem bir but kılmayı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran O alem kerim o soğuk sıkın neyçen ağlamayı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Darsiri vadak ruh yeli kalsam merisman 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 Pay barka bunları khas bıkanı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Pay barka bunları khas bıkanı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Alam kerim o şok sıkın neyçen ağlamayı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Hudra turun khoç tu pay dar dünya 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 Nuhna yıkandır pak zatas nadlayanı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Nuhna yıkandır pak zatas nadlayanı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Alam kerim o şok sıkın neyçen ağlamayı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Alam kerim o şok sıkın neyçen ağlamayı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Yemiz ol sandan dar kangas kornu sangan sur 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 Ay farhadan zin şirin mulki İran'ay Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Ay farhadan zin şirin mulki İran'ay Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Alam kerim o şok sıkın neyçen ağlamayı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Totas jay çeyzun deme basit manz qabas 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 Agar pachne tabiachi jin paristane Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Agar pachne tabiachi jin paristane Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Alam kerim o şok sıkın neyçen ağlamayı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Tullali burkay ban taki kurn sod rasman 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 At derya vasil sanık niyab nişanı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran at derya vasil sanık niyab nişanı Hay kısmet aslıcan acun bazı yaran Alam kerim o şok sıkın neyçen ağlamayı Hay kısmet aslıcan acun
नफात नुकसान का पत कुन कुन परस्तई रोज 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 अब्दुल वहाब कुन फयकुन जान फरानी आई विस्म तस्वीर अब्दुल वहाब कुन फयकुन जान यकसानी हाँ वहब खारो कुन फयकुन जान फरानी आलम करे मसोक सिकन नैशनाला आलम करे मसोक सिकन नैशनाला हाय इसमें तसी कौन लाजों ताजियाना नहीं नाज़रीन वेलकम बैक। अब्दुल रशीद हाफिज़ और उनके जो साथी ये मौसीकी आपको पसंद आई होगी, ये उम्मीद है। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जैसे हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं, एक मेहमान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे हस्ब मामूल। आज भी बनफ्स नफीस आज के जो खुसूसी मेहमान हैं तशरीफ़ ला चुके हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक तिजारती वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के उस पार आज के मेहमान के साथ मुलाकात देखते रहे गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आपने अभी अभी अपनी टीवी सेट्स को ऑन किया तो आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं और अभी कुछ ही लम्हों में आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएंगे। नाज़रीन मोहतरम, जब भी ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, उनकी शिरकत शमूलियत अब हर फील्ड में, पहले तो माजिद एक नैरेटिव हुआ करता था ख़वातीन का कि उम्र भर याद के गुमनाम जजीरों में रही, बेगुनाहों की तरह मैं भी असीरों में रही, मेरे पैरों तले जन्नत हुई तामीर मगर मेरी किस्मत तेरे हाथों के लकीरों में रही। ये उस असीरी से लेकिन अब वो ख़वातीन निकल आई हैं, अब हर फील्ड में शाना बशाना मर्दों के आगे चल रही हैं और हर फील्ड में उनकी फ़ाल शिरकत और शमूलियत है, नई नई राहें हमवार कर रही हैं और कामयाबी और बुलंदी के नए नए पायदान छू रही हैं और इस बात पे हम सबको फ़ख्र है। इसी तरह की आज भी हमारी मेहमान शख्सियत है जिन्होंने एक मुनफरिद स्पोर्ट का इंतखाब किया, जिनमें अभी जिस स्पोर्ट में अभी बहुत कम शिरकत है यहाँ पे, वादी का मंजरनामा अगर हम उस हवाले से देखें, लेकिन उसका इंतखाब करते हुए फिर वो आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने बहुत सारे नेशनल्स खेले और उन नेशनल्स में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज खेलों से ही जुड़ी एक शख्सियत अदीला खान, पावर लिफ्टर और टीचर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। अदीला, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मक़दम। अदीला, आप एक तरफ से तो पावर लिफ्टिंग करती हैं, दूसरी तरफ से आप टीचर भी हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं आपकी पर्सनैलिटी की जिनके बारे में हम बात करेंगे। और पावर लिफ्टिंग और टीचिंग ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप, और ज़िंदगी के जो बाकी मामलात रहे वो किस तरह से मैनेज करती हैं। लेकिन सबसे कबल जो दिलचस्पी हमें जानने की होती है वो आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, तालीम और तरबियत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और फिर ये खेलों की और आपका रुझान कैसे बढ़ा। तो जैसे कि आपने कहा अदीला मेरा नाम है, तो मैं एक्चुअली आरिजाल से बिलोंग करती हूँ, दैट्स अ पार्ट ऑफ बडगाम। जी हाँ, बट फिर हमने कुछ टाइम पहले ओमपुरा शिफ्ट किया हुआ है, बट एक्चुअली वी आर फ्रॉम आरिजाल ओनली। हाँ जी, तो मेरी स्टडीज वगैरह कॉन्वेंट से हुई है, बेसिक स्टडीज न्यू कॉन्वेंट श्रीनगर से। आफ्टर 8 मैंने सईद अली मेमोरियल सैमी बडगाम में एक स्कूल है, वहां से किया है मैंने अप टू 12th। आफ्टर 12th आई वेंट फॉर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जम्मू यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, फिर आई स्टेड देयर ओनली अलोन, आई स्टेड देयर
तो उसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स के लिए हुआ जी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली। क्या बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं भी या आई गॉट टू नो और मुझे बहुत ऐसी कम खवातीन से मैं मिला हूँ जिनका बैकग्राउंड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका बहुत कम इंतखाब करती है लड़की, ऐसा क्यों है? आई डोंट नो पर्सनली, बट हाँ मेरे बैच में भी वी वर लाइक 83 स्टूडेंट्स हम थे और उसमें भी 3 ही लड़कियां थी, वन ऑफ देम ड्रॉप्ड आउट। और मास्टर्स में तो लाइक मैं अकेले ही थी, बाकी मेरे साथ लड़के ही थे मोस्टली, एंड इवन इन माय इंटर्नशिप्स आल्सो मैंने सिर्फ लड़के ही देखे। आई डोंट नो पर्सनली कि ऐसा क्यों है, मे बी अब आएंगे शायद, मे बी कोई ऐसा नोशन क्रिएट हुआ है। हाँ ऐसा होगा, ये टफ है स्टडीज। हाँ बिकॉज सबको लगता है शायद मैकेनिकल ऐसा है कि हमने गाड़ियां वाड़ियां ठीक करनी है, इट्स ओनली लाइक दैट, बट इट्स नॉट ऐसा। जब हम मैकेनिकल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, इट्स अबाउट एवरी मैकेनिकल थिंग। अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे भी 10-12 चीजें ले लें, आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 6 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज होगी। बिल्कुल सही। बट हमें लगता है कि ये है कि हमारे लिए वो जैसे सिनोनिम तो नहीं है मैकेनिक्स और मैकेनिकल के साथ। दिस इज समथिंग मे बी दे रिलेट लाइक दैट ओनली कि शायद गाड़ियां वाड़ियां ही ठीक करनी है। ओके तो इस वजह से कम इंतखाब करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपने एक बहुत ही रेयर चॉइस की है, जैसे पावर लिफ्टिंग में इन्होंने बहुत मुनफरिद इंतखाब किया है, वैसे ही आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। अच्छा, आपने आरिजाल का जिक्र किया, तो बहुत ही अच्छा गांव एक है, बहुत उसका जो हमने पढ़ा है और एक दो बार मौका भी मिला है मुझे वहाँ जाने का। आरिजाल की कुछ यादें हैं? या ऑब्वियसली मतलब बचपन मेरा वहीं पे, बचपन नहीं लाइक आफ्टर बचपन, आफ्टर माय 8, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप दूध पथरी वगैरह इट्स अलोंग दैट साइड ओनली, काफी खूबसूरत जगह है, इट्स फुल ऑफ नेचर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारा है, मतलब एवरीथिंग अराउंड द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल लाइक। और सिंस आई एम इन पावर लिफ्टिंग आई थिंक आई हैव ग्रोन अप ईटिंग नेचुरल थिंग्स ओनली, बहुत नेचुरल। आई एम अ तगड़ी पंजाबी, आई एम अ पहाड़ी पर्सन, सो आई हैव बीन ईटिंग नेचुरल थिंग्स ओनली। So that's only, मतलब आरिजाल से this comes from the place you belong to, right? If you're from like, we usually say कि जैसे साउथ के लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, या some नॉर्थ के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पहाड़ी लोग वो इसी वजह से होते हैं बिकॉज उनके ईटिंग हैबिट्स, द थिंग दे बिलोंग टू, उनके माहौल में हाँ एग्जैक्टली। सो दैट इज द थिंग, मे बी बीइंग लाइक बीइंग फ्रॉम आरिजाल, सो दैट इज द थिंग दैट हैज ग्रोन अप इन मी, दैट थिंग्स दैट हाँ एंड वी हैव अ पावर लिफ्टर विद अस। अच्छा, तो आपके जो वालिदैन हैं उनका क्या था जब आप, जैसे आपने बोला थोड़ा सा अनकन्वेंशनल डिग्री में भी चले गए, या फिर जो आपका पैशन रहा है उसको भी परस्यू करा, तो वालिदैन का कैसा सपोर्ट रहा है, उनका कैसा ओपिनियन रहा है इस बारे में? आई थिंक मुझे ना ये वाला क्वेश्चन आई हैव बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मुझे नहीं पता, सबसे ये वाला होता है कि आपके एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स है ना, लाइक माय फादर, एज आई सेड कि हम एक पंजाबी फैमिली से है। तो जो मेरे 4 फादर्स है, लाइक माय पैटर्नल 4 फादर्स, दे आर फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड। मेरे दादू मिलिट्री में थे, मेरे पापा के दादू ही वाज आल्सो इन मिलिट्री एंड एट अ वेरी साउंड पोस्ट। सो उसके बाद मेरे दादू जब मिलिट्री से रिटायर हुए, आफ्टर दैट दे कैन ऑप्ट एनी जॉब इफ दे वांट टू, सो ही ऑप्टेड, हाँ एग्जैक्टली। तो उन्होंने पीटी ज्वाइन किया एज अ फिजिकल टीचर इन स्कूल। मेरी बुआ भी, लाइक ऑल ऑफ माई लाइक ग्रैंड आंट्स एज वेल, दे आर एट गुड पोस्ट। मतलब हमारे घर पे पहले से ही ऐसा है कि लड़कियां इक्वली participating in whatever field they want to. So even one of my few of my cousins are in airlines as well. Okay. तो हमारे घर पे I have never grown up in a state कि मेरे को ऐसा लगा कि हमारे घर पे मुझे कुछ struggle करना पड़ेगा to do something, to you know outspoke जहाँ पे conservative सोच हो, ऐसा? Yeah, no, मेरी family में ऐसा कुछ नहीं है। My मतलब from my paternal side, not my maternal side. So you have been lucky enough कि आप इस तरह के माहौल में आपकी परवरिश हुई है, लेकिन आपने अब चूंकि आपने करियर में भी देखा होगा, अपनी पढ़ाई के सफर में भी देखा होगा, सभी लड़कियों को इस तरह का माहौल मुयस्सर नहीं आता। तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है ये टू ब्रेक द बैरियर्स, टू ब्रेक द शैकल्स और बाहर आना। क्या समझती हैं आप, ये माहौल जब अच्छा मिलता है एक लड़की को, एक खातून को, तो उसकी उड़ान में भी इजाफा हो जाता है, उसको एक क्या कहते हैं साजगार माहौल मिलता है। ये माहौल का होना कितना ज़रूरी है? डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। You know, if you want to do something, you have to parabolize it, क्योंकि आपको पहले ही, अगर आप ऐसा नहीं होता है कि you know, अभी हम जैसे आप भी देखते हो, अभी ओलंपिक्स वगैरह होता है, फिर कोई लाइक कोई आता है अच्छे से मेडल, तो हम बोलते हैं काश हमारा बच्चा भी ऐसा करता। इन एवरी फैमिली
इवन कितनी भी कंजर्वेटिव फैमिली वो बोलते हैं बेटे को देखो वो नीरज चोपड़ा ने ऐसा किया तो देखो तब तक जेवेलियन थ्रो कहीं पे था ही नहीं जब तक नीरज चोपड़ा। बट वंस कि उनका बच्चा या बेटी बताएगी कि मैं से तो बोलेंगे नहीं इसमें कोई स्कोप नहीं है। अब नीरज चोपड़ा डिडंट हैपन टू कम अप एक साल में, यू नो ही स्टार्टेड, इट्स अबाउट लक। एक साल आजकल ऐसा होता है कि कोई एकदम से फेस ऑफ दी बन जाता है कि चलो एकदम से मेडल आ गया, बट उनको पता नहीं होता कि वो ही हैज बीन वर्किंग सिंस सो लॉन्ग। मेडल लाने में कितनी मेहनत दरकार वो होता है फैमिली का, आई गेस वहां पे प्रेशर। मतलब जब मैं पैदा हुई हूँ, फिर जैसे अपब्रिंगिंग होती है तो लड़कियों को पहले से, जैसे मेरा माइंड लाइक इन माय फैमिली एज आई सेड बहुत ओपन है, तो मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा कि आई हैड टू यू नो स्ट्रगल कि मेरे को करना है ये, या मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलते। बट कुछ फैमिलीज में जहाँ पे मैंने, जैसे मेरा भाई है तो ही वांट्स टू गो फॉर समथिंग कि नहीं अलो करते, जैसे हम ही वांट्स टू गो इन बिजनेस ओनली, और हमारे घर में ऐसा कोई है नहीं जिसने अभी तक ऐसा आउट, हाँ ही सेज कि नहीं मैंने MBA करना है, इसमें क्या होता है, जॉब में क्या होता है, ऐसे क्या होता है। तो आई हैव सीन दैट माइंडसेट एज वेल कि उसको पापा बोलते हैं नहीं बिकॉज माय फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब, माय मदर, हमारे घर में सभी ऑलमोस्ट आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, तो आई एम श्योर दैट ही वुड बी समवन थोड़ा सा हटके जो करेगा, गोइंग आउट ऑफ बॉक्स, जैसे आप गए। आई कैन सी हिम डूइंग थिंग्स लाइक इन एवरीथिंग ही सेज दैट इसमें ना ऐसी चीज अगर करेंगे लाइक बिजनेस वे में तो सब ना उसको एक मजाक में ले लेते हैं, बट सी आई फील कि अगर हम उसको अभी से अप्रिशिएट करेंगे दैट या दिस इज गुड, you can do things in this way, so he'll do like things better। जैसे मैंने इस फील्ड में किया, जैसे जो अगर मेरे जैसे जब मैंने स्टार्टेड लिफ्टिंग इट वाज इन 2018, मैंने ऐसे आउट ऑफ नोवेयर आई स्टार्टेड, क्योंकि वही पंजाबी ऐसे ही होते हैं कुछ भी कर लेते हैं, तो आई स्टार्टेड आउट ऑफ नोवेयर। मैंने दंगल से स्टार्ट किया, इट वाज इन पावर लिफ्टिंग, इट वाज दंगल, आउट ऑफ नोवेयर, कुछ भी नहीं था। मेरे पापा का कुछ प्रोग्राम था, उसने बोला आ जाओ, मैंने भी एक दो चपाट मार दिए, तो होते ही लड़के 11th-12th में यू नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एनीथिंग, कुछ पता नहीं होता, तो ऐसे ही स्टार्ट किया। बट माई फैमिली रियलाइज कि मेरे पापा ने, मम्मा ने नहीं, लेटली माई फादर रियलाइज कि नहीं शी हैज दिस पोटेंशियल, तो ही सेड मी कि हाँ करो कोई बात नहीं है, यू कैन डू इट, अगर आपकी स्टडीज अफेक्ट नहीं हो, बट हाँ डेफिनेटली ही सेड कि अगर स्टडीज अफेक्ट नहीं हो रही तो कर लो। तो अगर बैक देन अगर उन्होंने भी ऐसा कहा होता कि नहीं ये रहने दो, वो ये ऐसे कहाँ होता है, जैसे मेरी मम्मा कभी कभी बोलती है कभी नाक वाक नहीं तुड़वा के आ जाना, कुछ नहीं करना, तो आई डोंट थिंक दैट आई वुड हैव बीन सिटिंग हियर लाइक, बिकॉज सिंस यू सेड दैट दिस प्रोग्राम आई हैव बीन वाचिंग दिस लाइक लेटली, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वंस आई सॉ, सो आई वाज सो टेम्परेटेड लाइक कितने अच्छा चीज है ना, कहीं जा रहे हैं हम किसी को सुन रहे हैं, हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, सो यू नो दिस मीन्स अ लॉट, यू आर गोइंग समवेयर बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग, और बिकॉज आई डोंट थिंक लाइक आउट ऑफ डूइंग समथिंग कि आप कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो, आपको कहीं मतलब यू वॉन्ट गेट एनी नॉमिनेशन समवेयर, राइट, हाँ नो रिकॉग्निशन बोल रही। सो अगर आपको पहले ही लगता है कि आपके बच्चे में है तो स्टीरियोटाइप्स अब तो मुझे लगता नहीं उतने ज्यादा है। इवन जब मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होता नहीं था, मैं डिस्ट्रिक्ट भी जम्मू से खेलती थी, थैंकफुली मेरे जो कोच थे ही अलाउड मी फ्रॉम देयर ओनली, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, लाइक अभी लेटली आई प्लेड वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम गांधरबल एज वेल, तो अब मैंने देखा कि वहां पे भी लड़कियां, जैसे वहां पे एक दो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैमिलीज, दे आर यू नो ग्रोइंग अप, दे गिवन पीपल स्पेस, बेटियों को थोड़ा स्पेस, उनको पता लग रहा है कि नहीं लड़कियां कर सकती है, लाइक दे कैन डू एंड दे कैन डू वेरी वेल। और हर फील्ड में रोल मॉडल्स का होना भी जरूरी है, जैसे आपने देखा कि ये चीज़ें तो इंसानी नफ्सियात, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जिस चीज़ को आप ट्रेंडिंग देखते हैं तो आप वहाँ की ओर रागिब हो जाते हैं। तो आई वोंट ब्लेम द पेरेंट्स, उनका भी एक ख्वाब होता है, वो देखना चाहते हैं अपने बच्चों को बहुत ऊंचा, और वो ये भी देखना चाहते हैं कि लोग बड़ा रिकॉग्नाइज करें उनको कि इनका बेटा ये कर रहा है, तो उसमें वो अपनी शान जो है बोलते हैं। ये तमाम माँ बाप है, ये एक मासूमाना एक जज्बा है, लेकिन फिर आप जब कुछ करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से कन्विंस करना है अपने पेरेंट्स को, ये भी बहुत समझदारी का मामला है। बहुत सारे जो 11th-12th के बाद जब कॉलेजेस का इंतखाब करना होता है, एड्रेनलिन रश होता है आप में, तो आप बागी बन जाते हैं, आप रेबिलियन स्टार्ट करते हैं घर में, अपने पेरेंट्स का दिल भी दुखाते हैं। आपको अगर अपनी बात मनवानी है तो आप अपने ओपिनियन को आराम से उनके सामने रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उनकी क्या इनहिबिशंस हैं, आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना। जब आप उनको एक पूरा मंसूबा बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि नहीं, अगर मैं इस फील्ड का इंतखाब करूँ, चाहे मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं लग रहा, तो मेरा दिल कहीं और लग रहा है और इसमें ये स्कोप है ग्रोथ का, तो उनको भी तसल्ली हो जाती है कि नहीं ही हैज़ अ प्लान इन माइंड। लेकिन यूं ही प्लान के बगैर ही आप राह पे चल दिए तो उस वजह से वालिदैन जो है फिक्रमंद हो जाते हैं। आपने कहा कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने खाने पीने का जिक्र किया,
आज की इस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो गया है कि वी टेक केयर ऑफ थिंग्स दैट वी ईट, दैट वी कंज्यूम। आप देखिए जंक फूड, मतलब हम सब, इससे कोई ये नहीं है, जंक फूड हम खाते हैं, पिज़्ज़ाज़ वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, इनएक्टिविटी है, कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते। आपको लगता है कि इसने अब आज हमारा जो है वो बीमारियां अब बहुत पहले आ रही हैं लोगों में, जो बहुत बाद में आया करती थी, या जो एनर्जी लेवल्स हैं वो लोगों में कम हो गई इस लाइफस्टाइल की वजह से? हाँ, डेफिनेटली आई वुड से दैट कि मैंने, जैसे मैं अभी जिम में, मैंने एज ट्रेनर भी वर्क किया है काफी टाइम, अच्छा, लाइक फॉर 6 or 7 months। तो मैंने देखा यूजुअली जो भी जिम आते हैं ना, यूजुअली वो या तो उनको डॉक्टर ने बोला होगा कि आप जिम जाओ, या आप कोई चारा नहीं है, या तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इट्स बेयरली मैं किसी को देखती हूँ जो फिटनेस के लिए जिम आता है, या तो उनको कुछ वेट इंक्रीज हो गया होगा, या तो उनका कुछ शुगर वगैरह इंक्रीज हो गया, एंड वो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए वो फिर ट्रेडमिल वगैरह करते हैं। सो यूजुअली ऐसा, और मैं उनको पूछती हूँ, फिर वो यही बोलते हैं कि हम ना चावल नहीं, और ये सबसे बड़ी मिथ है, सब बोलते हैं कि कश्मीरी ज्यादा चावल खाते हैं तो चावल से ही मोटे, ऐसा कुछ नहीं होता। साउथ में आई हैव सीन पीपल ईटिंग राइस ओनली, सिर्फ राइस प्रोडक्ट्स, एंड दे आर द स्मार्टेस्ट एंड द फिटेस्ट अगर हम देखेंगे। बट हमारा वही है मिथ, हम खुद ही कश्मीरी खुद को बोलते हैं कि हम कश्मीरी चावल ज्यादा खाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम सिर्फ, इफ वी रिलाई ऑन होममेड फूड्स ओनली, like I'll tell you lately, only 1 year back, nobody knows, like we haven't had this discussion, I met an accident, my right femur shaft broke। मेरी टांग टूट गई, राइट वाली जो फीमर है, ये द लॉन्गेस्ट बोन, इट ब्रोक। हाँ, आई गॉट हिट बाय अ ट्रक। So, in 6 months, everybody was saying, even after that, I played 2 competitions lately, a district and a state. But it was, I tell everybody that only my diet helped. मैंने इतना घी खाया, मैंने इतनी पार्टियां खाई है, मैंने इतना खाना, मतलब प्रॉपर घर का खाना, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, हमारे घर पे घी, गुड़, दूध, मलाई, इट्स अ गो टू थिंग। और मुझे नहीं पता कि कौन लोग बोलते हैं घी से वजन बढ़ता है, मेरा कभी नहीं बढ़ा है। बिकॉज इफ यू आर हैविंग प्रॉपर डाइट, मेरा भाई भी है, मतलब हमारे घर पे घी, गुड़, ये सब कुछ चलता रहता है। वी ईट दिस ओनली, हम घर पे ही खाते हैं। मैं बहुत चावल खाती हूँ, चावल, बट ये है कि आई डोंट ईट आउट। कभी ख्वाहिश नहीं होती बाहर का? मैं नहीं खाती हूँ, वंस इन अ वाइल आई ईट, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, वंस इन अ वाइल, हाँ, वंस इन अ वाइल आई मस्ट ईट, बट आई डोंट लाइक, आई डोंट नो, बट आई डोंट लाइक, आई लाइक, मतलब घर वाला खाना मुझे बहुत, इवन मेरी मम्मा भी ऐसा सोचती है, मतलब मैं बहुत गुड़ खाती हूँ, मैं घी बहुत खाती हूँ। काश हम में भी आप जैसा एतदाल आए और हम भी घर के ही खाने पे इक्तफा करें। बहुत ज़रूरी है ये डाइटरी हैबिट्स, चूँकि आप एक एथलीट हैं, आप अब प्रोफेशनली इस फील्ड में आई हैं, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है एक एथलीट को। ये जो एक जर्नी आपकी रही है, इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर और बात करेंगे। अभी हमें एक वक्फे के लिए रुकना है नाज़िम मोहतरम। वक्फे के उस पार आप तक अखबारात की सुर्खियाँ भी पहुँचाएँगे, और अदीला की ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं इनके, जिसके बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC-99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC-99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC-99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के। आज जो हमारी ख़ास मेहमान हैं
अदीला खान, शी इज़ अ पावर लिफ्टर एंड अ टीचर। हम उनसे जो सिलसिले कलाम है जारी रखेंगे, लेकिन पहले आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं। मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है, इसकी खबर है जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2024। कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के लिए कल होगी वोटिंग। 25.78 लाख से ज़्यादा राय दहंदगान 239 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। असम्बली हल्के हबकदल में 16 उम्मीदवार मैदान में, जबकि हल्के बदल में सिर्फ 4 उम्मीदवार। 3502 पोलिंग स्टेशन कायम। जी जी, मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इसमें ये खबर शाया हुई है, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी रीइंफोर्सिंग टाइज बिटवीन टू डेमोक्रेसीज, पीएम नरेंद्र मोदी। नाजरीन, और एक अंग्रेजी रोजनामा है हज 2024 के हवाले से खबर है कि डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन हज एप्लीकेशंस एक्सटेंडेड टू सितंबर 30। जी, हम आज खेलों की बात कर रहे हैं और खेलों के हवाले से ये खबर शाया हुई है इस उर्दू रोजनामे में। ट्रम्पोलियन ओलंपिक खेलों में तेजी से मकबूलियत पाने वाला इंतहाई दिलचस्प खेल। अब ये कौन सा खेल है उसके लिए आप अखबार का ज़रूर मुताला करें। और एक अंग्रेजी रोजनामा है, इस पर भी स्पोर्ट्स के हवाले से जो खबर है, कश्मीर अतिका मीर टेक्स पोल पोजीशन इज IME प्री सीजन कप 2024, सेट्स इवेंट रिकॉर्ड बाय फिनिशिंग 4th ओवरऑल आउट ऑफ 24 कार्ड्स। जी नाज़िम मोहतरम, एक और उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें खबर शाया हुई है, जम्मू कश्मीर के इंतखाबी दफ्तर ने 21 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया, 5 एडहॉक और कैजुअल मजदूरों को फारिग कर दिया। जी, और एक उर्दू रोजनामा इससे खबर है, जामिया ऑनलाइन सेहत ऐप, चीफ सेक्रेटरी का तमाम ज़रूरी सहूलियात शामिल करने पर जोर। इसी अखबार से और एक खबर है, बारामूला के 7 असम्बली हल्कों में होम वोटिंग आज से, 661 वोटरों के लिए 49 टीमें तश्कील। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में नाज़रीन, और इससे ये सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे, चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JKCIP इन JNK। ये थी एक बात की सुर्खियाँ। बात हम आज कर रहे हैं एक पावर लिफ्टर, एक एथलीट से। अदीला खान साहिबा आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा, और अदीला की जर्नी, अदीला ने इस जर्नी में क्या क्या हासिल किया और बहुत अवार्ड्स, बहुत असनाद जो इनको मिले हैं हमने अपने स्टूडियो में भी सजाए हैं, और इन्हीं की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने ये महफिल सजाई है और इनको इसमें दावत दी है। मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू को आगे जी, जैसे अदीला जैसे हम बात कर रहे थे कि ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होता है, मेरे जहन में एक चल रहा था कि एक उज़ैन बोल्ट का दिखा रहे थे एक बारी, तो फिर ही इवन रन्स फॉर 10 सेकेंड्स, फिर जब उसका 5 साल का 10 साल का उस पर मेहनत लगता है और तब जाके वो 10 सेकंड में टॉप करता है। तो हम आपकी जिंदगी का सफर भी, जैसे अमर भाई कह रहे थे कि कई सारी ट्रॉफीज हैं, एक्कोलेड्स हैं यहाँ पे सामने, तो हाउ डिड दिस जर्नी एक्चुअली, कहाँ से ये प्लेन की उड़ान हुई और आपने जो नेशनल्स तक ये फिर खेल को और ऊंचाइयों तक गई और अपना नाम भी रोशन किया? एक्चुअली इन माई स्टडी, लाइक जब स्कूल वगैरह में थी तब मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स, खो खो और बैडमिंटन तक ही लिमिटेड थी, वो भी स्कूल में ही खेलती थी बस। स्पोर्ट्स क्लास वगैरह वो भी यूजुअली मैथ सर ही ओवरकम करते थे, वो भी यूजुअली मैथ सर ही लेते थे। गेम्स क्लास नहीं मिलती थी, मुझे लगता है कभी कभी मिलती होगी, सिलेबस इनकम्प्लीट है तो चलो भाई। जब मैं जम्मू गई फॉर माई ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे आई सी कि वहाँ पे काफी एक्सपोजर है। मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेलती थी वहाँ पे बैडमिंटन वगैरह, तो मेरे को ना लगा कि मेरे को स्पोर्ट्स में काफी था इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे मुझे फील लगता नहीं था, मतलब आई कुडंट एक्सप्लोर मोर यहाँ पे। तो वही बैडमिंटन और खो खो ही खेलते थे। तो वहाँ मैंने देखा कि बैडमिंटन और खो खो के अलावा भी बहुत सारी कॉलेज में इंटर गेम्स होती हैं, छोटी छोटी गेम्स होती है, बट आई थिंक सबसे एक चीज, मतलब दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे लगता है कि वंस यूर यू गेट समथिंग आउट ऑफ, लाइक आप कुछ खेल रहे हो, आपको कोई अचीवमेंट के कुछ मेडल मिले, चाहे वो छोटा सा भी मेडल क्यों ना हो, आपको ना एकदम से वो अंदर से हो जाता है कि नहीं, आई हैव टू प्ले दिस। जब मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया तो मैंने नॉर्मल बैडमिंटन से स्टार्ट किया, तो मैं बहुत मोटिव भी थी, क्योंकि ठीक ठाक मतलब घर पे सिर्फ पढ़ती थी, सिर्फ सिटिंग ही थी। 11th-12th में हम सब बच्चों की सिर्फ सिटिंग ही होती है। तो मैंने जब देखा तो मुझे वहां पे हमारे सर थे, उन्होंने बोला कि आप ना थोड़ा फुटवर्क पे काम करो, बैडमिंटन खेलती थी मैं, तो फिर मैंने जिम स्टार्ट किया, और जिम में मेरे कोच अंशुमन शर्मा, तो ही सेड कि नहीं तुम ना बहुत तगड़ी हो, क्योंकि तुम एकदम से आके तुमने पहले से मतलब अच्छा खासा वेट उठा लेते हो, तो यू जस्ट ट्राई पावर लिफ्टिंग। तो आउट ऑफ नोवेयर आई स्टार्टेड इट, मतलब मैं बैडमिंटन की वो फुटवर्क के लिए गई थी और मैंने आउट ऑफ नोवेयर स्टार्ट किया, और मैंने ऐसे बिना किसी नॉलेज की मैंने अपना पहला बेंच प्रेस खेला, डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस। तो वहां पे मेरा, हाँ जम्मू में ही मैंने खेला, तो वहां पे मेरा गोल्ड पड़ गया।
क्या इन द वेरी फर्स्ट गो। तो मेरा गोल्ड पड़ गया, तो उससे ना मुझे वो हो गया कि काफी अच्छा। और मेरे घर पे भी अब तो भाई पीछे मुड़ के हाँ, तो मैंने सबको ही बोला लाइक आई शेयर्ड इन द फैमिली ग्रुप, ऐसे अपना मेडल भेज दिया। हाँ, तो सब मेरी कजिन ने बोला वाह बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, मतलब इन माई ग्रेजुएशन अप टू माई 10th एज वेल, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, मतलब मैं बहुत अच्छी थी। आई वाज वेरी साउंड। पेरेंट्स का कंसर्न था, यू हैड इट कवर्ड। हाँ, तो अभी तक मुझे अप्रिसिएशन से पढ़ाई के लिए मिली थी, लाइक 10th में भी अच्छे से मार्क्स, 12th में भी अच्छे मार्क्स। पहली बार खेलों के लिए तो अब मुझे पहली बार सरप्राइज भी होंगे घर वाले, तो सबको ना वो थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अटेंशन मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने सर को बोला हाँ आई प्ले फॉर द स्टेट नाउ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनसे ट्रेनिंग लेनी शुरू की और मैंने स्टेट खेला और स्टेट में भी मेरा गोल्ड पड़ गया लकी। और उसकी वजह से मैंने पापा को बोला नहीं अब मैंने नेशनल खेलना ही खेलना है। आई हैड नो नॉलेज ऑफ नेशनल्स। मैंने सर को बोला हाँ, इट वाज ओनली इन अ स्पैन ऑफ 3 months, 3 महीने में मैंने ये सब डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊंगी। लेकिन ये तो खैर अब आपकी किस्मत भी अच्छी थी और शायद आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी रही हो कि आपने गोल्ड हासिल कर लिया। ये जो ट्रेनिंग के बारे में माजिद कह रहे थे, पावर लिफ्टिंग में किस तरह की ट्रेनिंग होती है, हाउ डू यू ट्रेन? हाँ देखो, स्टार्टिंग में एज आई सेड ना, वही मैं बता रही थी, जब मैं नेशनल्स गई तो मेरा मेडल नहीं पड़ा वहाँ। हाँ, तो मेरी आई एक्चुअली स्कोर्ड द 4th प्लेस। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि यू जस्ट वेक अप आउट ऑफ द बेड और आपको सब कुछ मिलता है। दैट वाज लक ओनली कि मुझे स्टेट में मिला। नेशनल में मुझे पता लग गया कि यू हैव टू ट्रेन प्रॉपर्ली। फिर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की। फॉर पावर लिफ्टिंग ना यू हैव टू ट्रेन योर फ्यू मसल्स, लाइक जैसे मैं फुल पावर लिफ्टिंग खेलती थी तो स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरे जेनेटिकली लाइक जेनेटिक्स भी थोड़ा हेल्प करता है, किसी एक लिफ्ट में तो करता ही करता है। तो हमारे ना जेनेटिक में क्या है, हमारे जो हैम्स, थाइज, लेग्स बहुत स्ट्रांग है मेरे, मतलब जेनेटिकली मेरी लेग्स स्ट्रांग है। तो मेरा स्क्वाट वाज द बेस्ट। अच्छा। बट बेंच मेरा बहुत वीक था। लड़कियों की यूजुअली अपर बॉडी वीक होती है क्योंकि हम करते नहीं है ट्रेन, यूजुअली हमारा क्या ही एक्सरसाइजेज होती है, चलना वलना ही होता है। तो बेंच मेरा वीक था, तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद मैं जिम जाती थी सुबह कोई 1-2 घंटे के लिए, फिर मेरा कॉलेज भी होता था, फिर यूजुअली समटाइम्स मैं शाम को भी कभी कभी जाती थी। तो फिर आई ट्रेन प्रॉपर्ली फॉर अ ईयर। उसके बाद फिर मैंने जब दूसरा स्टेट, नेशनल, फिर मैंने जब खेला फिर मेरी अच्छी प्लेसेस पड़ी। फिर मेरा गोल्ड पड़ा, सिल्वर, आई हैव 5 मेडल्स, एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है, एक मेरा ब्रॉन्ज भी पड़ा है। तो फिर आई स्टार्टेड प्रॉपर्ली। उसके लिए जिम है, मतलब डाइट भी मैंने फिर थोड़ा चेंज की। पहले मेरी अलग डाइट हुआ करती थी, फिर मैंने अलग डाइट चेंज की। फिर मेरे को अपनी वेट कैटेगरी भी, मतलब आई स्पेसिफाइड कि मैं अब इस कैटेगरी में खेलूंगी। ये डाइट से मुझे याद है, जब पहले यहाँ भी लड़के जिम जाते हैं ना, तो फिर आके घर वालों को परेशान करते हैं, भाई 12 अंडे खाने हैं, 24 अंडे, है ना। हम भी अपनी टीनेज, जब हम भी पहले जिम गए तो भाई वहाँ पे वो जो डाइट चार्ट दिया करते थे, और वो कोई डाइट चार्ट नहीं होता था, वो आप सुनते थे, कोई बड़ा जो 1-2 साल से जिम जा रहा है, खेवान 8 ठूल, बस खेवान 4 ठूल, बेश दाल खेवान, बेश बात यूता खेवान। तो फिर हम भी कोशिश करते थे कि नहीं, अगर जिम करना है तो भाई इतना सारा खाना है, और फिर आप की जो अंतड़ियां हैं वो मुश्किल में पड़ जाती हैं क्योंकि आप अचानक से वो डाइट कंज्यूम करने लगते हो। हमें ये भी बताइए कि ये जो एक बना हुआ है, ये मिथ है या सही भी है कि इतना सारा खाना ठूंसना ही है आपको, कि अगर आपको पावर लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे को। मतलब मैंने, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बहुत टाइम ट्रेनिंग भी दी है, और अगर आप मेरे किसी भी क्लाइंट से देखेंगे ना, उनका बहुत ऑर्गेनिक डाइट होता है। ऑर्गेनिक नॉर्मली आप खाते हैं, मैं उनको नॉर्मल डाइट बोलती हूँ। मतलब जैसे हम खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट नॉर्मल, ऐसे यूजुअली बोलते हैं हैवी ब्रेकफास्ट करो, नहीं, यू शुड हैव बैलेंस इन लाइफ। क्योंकि आप यूजुअली क्या होता है, जैसे आप भी जिम जाओगे ना, आज अगर अब मैं जाऊंगी, मेरा पेट, फिर मुझे वो बोलेगा कि अब आप ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, और वो नहीं मैं कर सकती, वो आई कैन हार्डली डू इट फॉर। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम जिम जाते हैं पतले होते हैं, फिर हम एकदम से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि हम उस 1 महीना कुछ नहीं खाते हैं। मतलब पानी भी गिन के पीते हैं कि 4 लीटर पीना, चाहे मैं किडनी मेरी फिल्टर भी खराब हो जाए, बट मैंने 4 लीटर पीना ही पीना है। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि बैलेंस होनी चाहिए, नॉर्मल खाना है। मैं भी जैसे मैंने पूरा टाइम, मैंने आई हैव नॉट डन एनीथिंग स्पेसिफिक, नॉर्मल, मैं सुबह नॉर्मल ब्रेकफास्ट, नॉर्मल लंच। हाँ, ये है कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना होता है, कार्ब्स, जैसे आपको वेट कंट्रोल करना पड़ता है, तो यू हैव टू सी टू इट कि मैंने जिम से पहले कार्ब्स खाने ताकि एकदम इंस्टेंट एनर्जी हो। मैंने डिनर में थोड़ा प्रोटीन ज्यादा रखना है ताकि मेरे मसल ग्रोथ, क्योंकि जैसे आप लिफ्टिंग में आओ तो मसल चाहिए होता है आपको, तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक ठीक रखना, मतलब एक बैलेंस में है। ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 अंडे खाने हैं या चावल खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस ऐसे ही है। हाँ, अगर यू आर इन स्पेसिफिक स्पोर्ट, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में हो, तो यू हैव टू काउंट, बट दैट इज फॉर बॉडी बिल्डर्स भी पूरे साल डाइट पे नहीं रहते, उनका वही होता है, जैसे उनको पता है कि मेरा कॉम्पिटिशन
कंपटीशन आने वाला है, so they'll start like 2 months prior कि अब वो कटिंग पे आएंगे, अब वो 200 ग्राम्स खाएंगे. बट फॉर ए नॉर्मल, जैसे मैं अपने पापा को बोलूंगी, अब वो मेरे से कभी डाइट पूछते हैं, मैं उनको डाइट बताती हूँ, अगर मैं उनको स्ट्रिक्ट बताऊंगी ना, वो 1 हफ्ता करेंगे, मुझे पता है उसके बाद वो ही विल गेट बैक टू नमकीन चाय ओनली. सो उससे अच्छा है कि आई विल टेल हिम सम बैलेंस, उसको सस्टेन मैनर में मेंटेन भी कर सके. और दैट हैपेंस इन आवर फैमिली. मैं वैसे ही खाती हूँ. अब मैं लेटली, अब जैसे अभी यूजुअली अब नॉर्मली हमने ऐसे ही खाना है. अब हमारे घर पे हर रोज थोड़ी वो स्पेसिफिक डाइट बनेगी. आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी ये भी है जो आप खाओगे उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी करें. वो एक हमारे अभी हमारे मुआशरे में एक मसला ये है कि हम खाते हैं, फिर वो कैलोरीज ही बर्न नहीं होती हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन वो हमारी बॉडी पे डिपॉजिट होके फिर हमें हमारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. और फिर इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं ना, जब वो उनके पास जाते हैं, भाई एक्टिविटी क्या करते हो, जब कुछ कंज्यूम ही नहीं हो रहा होता तो कहते हैं उनको खाना ही कम खाओ तुम, भाई बेहतर वही. तो फिर बताए, जैसे आपने अब ये जो सफ़र शुरू हुआ और आपके जो ज़िंदगी के सफ़र के कई सारे पहलू हैं, जैसे अमर भाई भी कह रहे थे कि अदर देन बीइंग अ पावर लिफ्टर यू आल्सो बीन अ टीचर, आप पढ़ाते भी हैं. इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम रुकते हैं एक तजारती वक्फे के लिए. नाज़रीन, वक्फे के उस पार हम अपने जो मेहमान हैं उससे सिलसिले कलाम जारी रखेंगे. देखते रहे गुड मॉर्निंग JNK. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बना. नाज़रीन, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK. आज जो हमारे मेहमान हैं अदीला खान, शी इज़ अ पावर लिफ्टर, टीचर एंड ए ट्रेनर ऑल्सो. तो अदीला, हम अब इस और एक जो चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का, यू आर ए टीचर, इस पे थोड़ा सा बताया बच्चों को क्या पढ़ाती है, और ये टीचर वाला सफ़र है, ये कैसा है? तो it's the most beautiful actually. I say teaching मेरे को लगता है सबसे बेस्ट प्रोफेशन है. I never thought of getting into this, like इंजीनियरिंग में मुझे नहीं पता था मैं पढ़ाऊंगी कभी. मुझे लगता था मैं इंजीनियरिंग खत्म करूंगी और मैं कहीं इंजीनियर लग जाऊंगी, फिर I start supervising people, but I never know कि मैं इसमें जाऊंगी. So it also started back with my powerlifting as well. इन माई ग्रेजुएशन जब मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की तो वही फिर मैंने पैरेलली थोड़ा पैसे वैसे भी लगते थे ज्यादा, क्योंकि यू हैव टू पे फीस, फिर पीटी देनी पड़ती है, तो एवरीथिंग एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हैं. और मैं जम्मू में अकेले रहती थी, रेंट पे रहती थी मैं फ्लैट में, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली से भी मिलते थे, बट फिर बैक ऑफ द माइंड मुझे एक्स्ट्रा भी चाहिए होता था. सेल्फ रिलायंट बने, क्योंकि यू हैव टू ट्रैवल. जब नेशनल्स खेलो तो ट्रैवलिंग करनी होती थी, तो ट्रेन से यूजुअली प्लेयर्स जाते हैं लड़के वगैरह. तो अब लड़कियों को थोड़ा यू हैव टू प्ले सेफ, कि अब मैं बाय ईयर ही जाती, तो मैं अपने एक्सपेंसेस पे जाती थी. तो बाय देन आई स्टार्टेड ट्यूटरिंग. मैंने ट्यूशंस देने स्टार्ट किए. मैंने 10th 11th 12th को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, तो मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया. फिर उसमें से कुछ 1-2 बच्चे थे जिन्होंने फिर मतलब मेरे से होम ट्यूशन वगैरह ऐसे मेरे घर पे आने शुरू हो गए, और वहां से मेरा टीचिंग वाला स्टार्ट हुआ. तो आई स्टार्टेड विद टीचिंग मैथ्स. तो मैथ्स के बाद मुझे लगा कि फिजिक्स थोड़ा सा उसके साथ रिलेटेड है, फिर मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाती थी. फिर मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की वहां पे, तो मैं वहां कॉलेज के बाद ट्यूशन देती थी. फिजिक्स मैथ्स 11th और 12th को. दिस वाज अराउंड माय ग्रेजुएशन, मतलब फ्रॉम 2018. 17 में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की, 18 to 21 आई स्टार्टेड. फिर आफ्टर 21 आई गॉट इन मास्टर्स. तो उसके बाद फिर मैंने सिंस आई स्टार्टेड जनरल मैकेनिकल में, तो आई फेल्ट की ट्राइबोलॉजी में मैं रिसर्च कर रही थी, रिसर्च पेपर मैं लिख रही थी अपना, मैंने खुद से स्टार्ट किया था फ्रॉम IUST हियर. IUST NIT के साथ कोलैब करके आई स्टार्टेड अ रिसर्च पेपर. तो आई थॉट दैट आई एम हैविंग अ गुड हैंड एट ट्राइबोलॉजी. सो फिर मैंने ट्राइबोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया. आपके स्टूडेंट्स खुशकिस्मत हैं, एक तो वो सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं और शायद उनको न्यूट्रिशन के हिसाब से, लिफ्टिंग के हिसाब से कोई ट्रेनिंग भी देनी हो तो. हाँ, तो कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं आपकी जो हम अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि हमारी कैमरा टीम इस पे फोकस करे. इस सर्टिफिकेट, ये जो हम देख रहे हैं अभी, इसके बारे में कुछ बताइए अदीला. दिस सर्टिफिकेट आई गॉट एज एन अप्रिसिएशन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट. उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था. ताहिर सलीम सर SSP थे तब, तो ही गॉट मी दिस सर्टिफिकेट एज एन अप्रिसिएशन अवार्ड. जी,
एक और सर्टिफिकेट है यहाँ पे शायद नेशनल्स की है। Yeah, this is my national certificate. I scored gold and silver, like 2 golds, 2 silver there. जी जी, ये सर्टिफिकेट फ्लैश होती है आपके चेहरे पे एक मुस्कान आई। So ये पहला था जब No, the first one was this one in which I did, but they provide you a certificate. This is I scored the 4th place there. जी ओके। अच्छा, इस पे लिखा है ये वेट का 63 kg। Yeah. ये एक स्पेसिफिक ब्रैकेट है This जिसमें is, category हाँ, this is a category 63. So there would be specific कि मेरा weight तब 60 kg होता है। अच्छा क्योंकि I always keep tolerance, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपका ट्रैवलिंग की वजह से बॉडी वेट बढ़ता है, तो I always keep 60 kg weight, बट मैं खेलती 63 kg में। क्योंकि मैं वेट का इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में ओलंपिक्स में बहुत हमारी बड़ी controversy। शी वाज 100 डिस्क्वालीफाइड। तो कितना जरूरी रहता है आपको वेट चेक करना, कीप अ बैलेंस, कीप एन आई ऑन इट, सो दैट जब आप किसी इवेंट में और भी कुछ एजाज आता है। जी जी, आप पूछे मैं तब तक इनको सजा के रखता हूँ के लिए इसको बिलखुसूस जो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह में। देखो, लकीली आई कैन से कि अभी लेटली हमने देखा सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ 100 ग्राम्स, लाइक शी कट ऑफ हर हेयर आल्सो, शी डोनेटेड सम ब्लड, अदरवाइज वैसे कुछ इफेक्ट नहीं होता उस टाइम पे लेटली, बिकॉज बॉडी बहुत स्ट्रेस में होती है ना, तो उस टाइम पे आपका कोई काम नहीं करता। और देयर आर ऑप्शंस लाइक आप बॉडी वेट में पानी छोड़ देते हो, बट उससे स्ट्रेंथ गिरती है। तो आई से कि पहले ही आपको टॉलरेंस अच्छा रखना चाहिए। जैसे आई प्ले इन 63 कैटेगरी, 63 मेरा वेट 59 ही रहता है हमेशा, मेरा 59 से ऊपर जाता ही नहीं है। बफर सा। तो मैं 4 किलो, इवन तो मेरे कोच बीच में कहते थे कि लेट्स प्ले विद 57 कैटेगरी, मतलब 2 kg कम करके खेलते हैं, बट मुझे पता है कि अगर मैं 2 kg कम करूंगी तो मैं 57 की स्ट्रीम लाइन पे रहूंगी। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, आपका बॉडी पानी पकड़ता है, क्योंकि जैसे आई एम फ्रॉम नॉर्थ, अब मेरा केरला में कंपटीशन है, वहां पे काफी ह्यूमिड होता है, तो यू नेवर नो कि आप पानी बॉडी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, तो आपका बॉडी वेट उधर ही अटकेगा, चाहे आप कितना भी वर्कआउट करो, कितना भी स्वेट हो, तो नहीं गिरता। सो इट्स बेटर टू कीप गुड टॉलरेंस, मतलब जैसे 63 में खेल रहे हो तो कम से कम 2 kg का टॉलरेंस रखो। जो ये ब्रैकेट होते हैं, क्या डिफरेंस आ जाता है इनमें? लाइक somebody playing in 57, someone playing in 60, 63, इसमें क्या, what is the advantage to the athlete? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आई प्ले इन 63 kg कैटेगरी, अब देयर इज अ गर्ल, शी इज प्लेइंग इन 54 कैटेगरी, देन आफ्टर मी देयर इज 69 कैटेगरी। अब लिफ्टिंग का होता है, जैसे आई हैव लिफ्टेड 155 kg इन डेडलिफ्ट। अब somebody would be lifting, there is a girl, she lifts around 180 kg। अब इफ इट वुड हैव बीन ए जनरल, अगर ये जनरल होता तो उसका गोल्ड हो जाता। तो इट्स ना, उनका क्या होता है पावर लिफ्टिंग का, दे हैव अ रेशियो, उनका अपना क्लासिक का होता है एक रेशियो होता है, उस हिसाब से क्या होता है वो अपने वेट के हिसाब से, जैसे डेड लिफ्ट का स्कोर होना चाहिए 3 टाइम्स बॉडी वेट, जैसे मेरा 60 kg है तो 180, हाँ अराउंड ऐसा होना चाहिए, 2 टाइम्स बॉडी वेट, बेंच अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो उससे पॉइंट्स मिलते हैं, रूल्स ऑफ द गेम। हाँ एग्जैक्टली। चलिए, ये एक तो आप अच्छी लिफ्टर भी हैं, जेनेटिकली स्ट्रांग भी हैं, और यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, इसमें क्या एडवांटेज होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि अवेयरनेस अबाउट द गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना ट्रेन करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो एक अलग पहलू है, लेकिन गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान जो आप गुफ्तगू कर रही थी, हमने आपके जो अवार्ड्स हैं वो भी दिखा दिए अपने नाज़रीन को, और बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे भी हैं नाज़रीन जिनको हम नहीं दिखा पाए क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, इनसे बातें भी बहुत करनी थी। अच्छा अदीला, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम योर स्पोर्ट, ये बोझ तो आप उठा लेती हैं अच्छे से, मतलब जो ये पावर लिफ्टिंग में या जो वेट्स इसमें उठाने होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी कभी इंसान पे बोझ पड़ता है, यू गेट स्ट्रेस्ड, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जहाँ पे आपको आगे राह नज़र नहीं आ रही, तो उस ज़िंदगी के बोझ को उठाने का क्या फंडा है आपकी लाइफ में? देयर इज नो स्पेसिफिक फंडा, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती है, मतलब मुझे, एंड हाउ डू यू डील विद द स्ट्रेस? I just I face the things as they come. You don't escape. हाँ नहीं, मैं नहीं करती इसके। अभी लेटली आई सेड कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सबको मेरे घर पे लगता था कि पावर लिफ्टिंग तो छोड़ो, अब चलना मुश्किल है इसके लिए। मेरी पूरी, मतलब आई ब्रोक माई फीमर, अभी भी मेरी टांग में रॉड और प्लेट्स है, बट उसके बाद भी मुझे पता था कि कुछ नहीं होता। मैंने डॉक्टर से, इवन आई आस्क्ड माय डॉक्टर, अमनदीप से मेरा ऑपरेट हुआ, तो मैंने उनसे पूछा सर से, मैंने बोला कितने टाइम में हो जाएगा ठीक, तो उन्होंने बोला 4 महीने। वो मुझे, मैंने बाल काटे थे, मेरे सर में भी लगी थी, तो आई शेव्ड माई हेड, तो मुझे पहलवान बोलते थे, तो मुझे बोलते क्यों क्या हुआ, तो मैंने बोला नहीं ऐसे ना मैं सोच रही थी 4 महीने बाद। फिर मैं पूरा प्रॉपर, आई स्वेयर आई आस्क्ड हिम कि 4 महीने बाद, अच्छा फिर मैं चलूंगी कब, तो ही सेड 1 महीने बाद। फिर बोला लेकिन आप थोड़ा लंगड़ा के चलोगे। फिर बोला नहीं मुझे बताओ ठीक से कब चलूंगी, तो बोला उसने, तो उन्होंने मुझे सिंपली पूछा, बोला मुझे टेल मी स्ट्रेट वेयर आर यू गोइंग।
मतलब वेयर आर यू गोइंग विद दिस, क्या पूछना चाहते? मैंने उनको बोला कि ऐसे ना मेरा कंपटीशन था, मेरा एक्सीडेंट के बाद मेरा कंपटीशन था। अच्छा, आप उनसे ये दरियाफ्त तो मैंने उनको बोला कि अब मैं कितने, तो उन्होंने बोला अदिला आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट बैक टू देयर। तो फिर आई स्वेयर आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बोला कि जब मैं फर्स्ट टाइम लाइक आई विल स्कोर माय गोल्ड मेडल, आई विल सेंड यू द पिक्चर, एंड आई डिड दैट। आई स्कोर्ड माय गोल्ड इन बेंच। स्कॉट तो मैं नहीं खेल सकती, बेंच खेल सकती हूँ, तो आई प्लेड मैं बेंच लेटली, अभी मैंने खेला। आई सेंड हिम अ पिक्चर एंड लेटली उनका इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ मनदीप हॉस्पिटल का, तो ही सेड मी कि आई विल कम एंड आई विल सी यू देयर, आई डेफिनेटली सी यू देयर। क्या बात है, क्या बात है, बिकॉज़ दैट इज द थिंग। वरना मेरी मम्मा तो दिन भर रोती रहती थी, अब मैं क्या करूँ, बेटी है चलेगी ऐसे, यू नो बहुत सारी होती। अगर लड़का होगा फिर उनको इतनी टेंशन नहीं होती चलने की, फिर ये होता है कि कल को इसकी शादी है, ये ऐसे चलेगी तो कैसे होगा। अच्छा अदिला, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। एक जो, क्योंकि अब बहुत कम वक्त है प्रोग्राम में, तो मैं चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं हम। जब हम जिम भी जाते हैं ना, यूजुअली बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनको वो बॉडी कॉन्शियस होते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि हम मसल वसल बिल्ड करेंगे तो बड़ा रिकग्निशन मिलेगा अपने दोस्तों में भी। ट्रेनर्स की गाइडेंस के बगैर वी ट्रेन, वी लिफ्ट वेट्स, और फिर हम देखते हैं कि वो बॉडी टेढ़ी हो जाती है, यू नो मीट इंजरीज वगैरह। कितना ज़रूरी है अगर आप वेट्स लिफ्ट करते हैं, एक तो आपकी उम्र वैसी हो कि जहाँ पे आप वेट्स लिफ्ट कर सकें, और प्रॉपर गाइडेंस के अंडर आप ये वेट लिफ्टिंग करें। डेफिनेटली आई वुड से। और ये नहीं है कि आप जिम जा रहे थे, अभी आपने भी बोला कि 2 महीने हम जाते हैं, फिर हमें पता चल जाता है ऐसे ऐसे करते हैं, फिर 2 महीने बाद हम दूसरे को बताते हैं भाई ऐसे करना होता है, हम ट्रेनर बन जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमें ना ये, क्योंकि अभी सबके पास इंटरनेट है, सबके पास यू हैव फुल, यू नो, यू हैव एविडेंस ऑफ नॉलेज टू गेन। तो हमें ना, मुझे लगता है कि जैसे बच्चे जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ लड़कों के लिए, लड़कियां तो चलो इतना ज्यादा उस पर नहीं करती फोकस, लड़कों का ये है कि वो जाते फिर ट्रेनर से पूछते भैया आप कैसी बॉडी, वो भैया की ना 5-6 साल बाद बॉडी बनी होती है, वो बस बोलने की होती है कि 3 महीने में मैंने ऐसे ऐसे खाया, फिर वो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता। दे हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर उनका ऐसा होता है, जो ये होता है ना, फिर वो 2-3 महीने बाद उनको एक प्रॉपर, उनको देखना चाहिए कि जिनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं वो प्रॉपर है। अगर वो कुछ जैसे कुछ बोलते हैं प्रोटीन लो, फिर कुछ बोलते हैं ये हार्मफुल होता है, कुछ हार्मफुल नहीं होता। इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर थिंग्स, एक प्रॉपर नॉलेज तो सबके पास आजकल, सभी आजकल कोई मेरे जिम में तो जो भैया है, मतलब वो भी 12th पास होते हैं, नॉर्मल वाले भी जो बाहर भी चेक इन करते हैं, सो एवरीबडी हैज नॉलेज। तो आपको ये चीज का स्पेसिफाई करना चाहिए कि अगर आप कुछ ले रहे हो वो प्रॉपर, यू नो, यू हैव टू टेक फुल गाइडेंस कि ऐसे प्रॉपर मैं डाइट जो ले रहा हूँ, क्योंकि फूड एलर्जीज होती है, जैसे आपको अंडे, मैं बोलूंगी 5 अंडे खाओ, बट किसी को एलर्जी होती है एलर्जी से, मिल्क एलर्जीज होती है, यू नो, यू लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो छोटे, मतलब क्योंकि छोटे लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं आजकल, यूजुअली फिर बोलते हैं कि अब किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ, ऐसा कुछ नहीं। और टाइम देना चाहिए, आई थिंक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप टाइम दोगे आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करेगी ही करेगी। बट ये है कि हाँ प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रॉपर रहनी चाहिए, और जो वो कहेंगे वही करना है, खुद से खुद अपना वो टीचर नहीं बनना है, और ना ही वो जो 2-3 महीने जो आए हो पहले उनको भैया बना के, यू नो, यू हैव। हमें जल्दी में सब चाहिए ना, प्रॉब्लम वही है। अब वो होता नहीं, फिर जल्दी का क्या होता है कि आफ्टर यू नो पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चल जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जल्दी आ जाते हैं। ये जो है ना, जो बॉडी होती है ना हमारी, एकदम से यू नो रिफ्लेक्ट करने लगती है, हाँ वो जल्दी से रिफ्लेक्ट करती है, जो आप खाओगे एकदम से दिखा देगी। वो जैसे दाने वाने हो जाएंगे तो पता चल जाएगा भाई कुछ खराब हो रहा है। सो यू हैव टू कहते थे कि विद वन आई ऑन पर्पस देयर इज ओनली वन आई लेफ्ट टू फोकस। वो एक इंसान था, वो एक दूसरे उनको बोला आई वांट टू बी द वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। उसने बोला 6 महीने आपको मेरे पास बैठना। बोला नहीं मैं रात दिन पढ़ूंगा। बोला फिर 3 महीने बैठना। बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा भी नहीं। बोला फिर भी 1 महीना लगेगा। बोला मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सो इसी हरी में हम सब है, हम चाहते हैं हमारी बॉडी उजलत में भी ओवरनाइट ही हम बॉडी बिल्डर बने। अब जो लास्ट में हम आपसे चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे जो अभी हमें देख रहे हैं, या ऐसे देयर विल बी यंगस्टर्स स्पेशली फीमेल्स जिनके एस्पिरेशंस होंगे, एम्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, अनकन्वेंशनल होंगे, यू नो, शायद वो हमारी जो एक ट्रैजेक्टरी है उससे हट के होंगे। आपकी ज़िंदगी में भी कई सारे चैलेंज आए, कई सारे हर्डल्स आए, जैसे आपने खुद जिक्र करा कि यू मेट एन एक्सीडेंट ऑल्सो। तो किस तरीके से वो इन सब स्टीरियोटाइप्स को, इन सब मुश्किलों को पार करके आगे जाए, एक मैसेज दे? Definitely, I'll say it in very short thing कि बहुत ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई डिफिकल्टी नहीं आई। देयर आर फ्यू डिसीजंस जो मैंने लाइफ में लिए हैं जिसमें मेरे घर वाले भी बोलते नहीं ऐसा नहीं है, बट यू नो देयर इज अ स्वॉट एनालिसिस। आपको ना घर वालों को दिखाना है कि आई हैव द स्ट्रेंथ टू गेट इनटू इट,
देयर आर सम वीकनेसेस, आई विल जस्ट गेट अलोंग। फिर ये है कि उसके आउटकम्स क्या होंगे, ये अच्छी चीजें हैं। जब आप सामने अच्छी चीजें रखोगे ना अपने घर वालों की कि भाई ये चीज है जो अच्छी आएगी सामने, मुझे नहीं लगता कोई घर वाला ऐसा होगा। और कुछ पैरामीटर्स हमें भी ध्यान में रखने चाहिए कि चलो थोड़ा सा हम दे रहे हैं अपने घर वालों को, थोड़ा उनका भी सुनना चाहिए। लाइक अगर 100% इफ वी वांट समथिंग, अगर मुझे 100 रुपए की चीज चाहिए तो मैं बोलूंगी चलो 90 की मैं 90% आपका मान लेती हूँ, चलो मैं चॉकलेट ले देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता खा लूंगी। सो आई एम श्योर कि कोई पेरेंट ऐसा नहीं, एटलीस्ट पेरेंट्स तो नहीं करना। फिर रिश्तेदार वगैरह वो थोड़ा बोलेंगे, बट वंस यू कन्विंस योर पेरेंट्स दैट्स इनफ। आप अपने हिसाब से अच्छे रहो, अच्छे से। जैसे मेरे पेरेंट्स ने देखा कि शीज, और मुझे लगता है स्पोर्ट्स के पैरेलल में एक लड़की को स्टडीज में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि जॉब ऐसा है नहीं कि मैंने इंजीनियरिंग कर दी मैं लग गई इंजीनियर, तो जॉब्स भी बहुत कम है। पैरेलली हमें हर एक चीज में खुद को स्ट्रेंथ रखना चाहिए कि चलो अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है वी कैन ऑप्ट फॉर दैट, प्लान बी, प्लान सी। मैंने तो कोई 10 प्लान रखे, ट्रेनर बनूंगी, वो बनूंगी, ये बनूंगी, टीचर, मतलब एवरीथिंग इज ओपन। इंजीनियरिंग वाली पोस्ट आएगी तो उसमें भी बनूंगी, पीएचडी में। तो यू हैव टू, जितने आप, वो लोग बोलते हैं ना कि एक गोल रखो उसी पे, नहीं ऐसा नहीं होता। आजकल की दुनिया में आईसी के 2-4 गोल्स रखो, उधर नहीं जा रहा, एटलीस्ट यू शुड नेवर गेट आउट ऑफ ऑप्शंस, यू शुड नेवर रन आउट ऑफ ऑप्शंस। कोई का मेंढक नहीं बनना है, यू हैव टू हैव अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। आप मुझे भी पूछो ना, मैं आपको 50 चीजें बताऊंगी जो मैं भी कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू ऑप्शंस। अदिला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी एडवाइस। और आपसे बात करके ये लगा कि एक टिपिकल पंजाबी लड़की से बातचीत हो रही है जो बड़ी खुले दिल से अपने इमोशंस का इजहार कर रही हैं और बातें हमसे एक चिट चैट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस स्टूडियो में आई और मज़े की बातें बताई हमें अपने सफ़र के बारे में, अपने करियर के बारे में और जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में। हम चाहते हैं कि आप जैसी लड़कियां आगे आएँ और जो बाकी लड़कियां हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें, उनको भी इंस्पायर करें, ताकि वो भी ये जो अनकन्वेंशनल पाथ्स हैं और जो ऐसी राहें हैं जिन पे कोई नहीं चला, उन राहों को भी वो हमवार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़ा आया आज अदीला से बात करके। यूँ लग रहा था कि जैसे बहुत पुरानी दोस्ती है अदीला से, यहाँ पे आके ये ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे हैं। और ये भी अपने करियर में बहुत कुछ कर रही हैं, इसी तरह से हमारी ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ उनके साथ, बेस्ट विशेस। आज मुझे और माजिद को इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने की। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।